नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट हेड उपेंद्र सिंह माफ कीजिएगा यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और अजहर हुसैन जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपके पास आते हुए राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज यूपी से? बिल्कुल सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल गन्ना किसानों का ऐतिहासिक 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य बढ़ोतरी की गई, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री हाई स्पीड अपने आवास पे अभी 11:30 बजे किसानों से संवाद करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों को कैसे उनकी आय को दोगुनी की जाए, उसके तरफ से सरकार द्वारा तो लगातार प्रयास किए ही जा रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण सौगात दिवाली के बाद से गन्ना किसानों को मिला है, उसको लेकर पश्चिम और पूर्वांचल के लोगों से जो भी गन्ना किसान हैं उनसे संवाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं हम आवास विकास की बात करें तो आवास विकास परिषद की तरफ से जो उनके ग्राहक हैं फ्लैट लेने वाले, उनको ऐतिहासिक छूट 15% की छूट आवास विकास ने देने की घोषणा की है। तो एक तरह से जो भी भवन लेना चाहते हैं उनके लिए भी आवास विकास की तरफ से एक महत्वपूर्ण सौगात कही जा सकती है कि 15% छूट मिलेगी। वहीं हम बात कर लें नगर निगम की तो कई बार लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त गौरव दयाल के बीच में आपसी तनातनी देखने को मिलती थी और ऐसे में आज नगर विभाग की फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होना है। तो देखना होगा कि जो एक मतभेद दिखाई दे रहा था मेयर और नगर आयुक्त के बीच में, वो क्या सुलझता हुआ दिखता है या उस पर कुछ अन्य चीजें बात सामने आती हैं। इसके अलावा हम बात कर लें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो वो आज गाजीपुर दौरे पे हैं, वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात कर लें तो उनका आज गोरखपुर दौरा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम जगहों पे उनकी बैठकें गोरखपुर में आयोजित की गई हैं। वहीं बहराइच में जिस तरह से नाव पलटने की घटना सामने आई थी, मुख्यमंत्री ने तुरंत उस घटना को संज्ञान में लिया था और निर्देश जारी किए थे कि जो भी इसमें हताहत हैं उनको तुरंत, जो घायल हैं उनको उपचार कराया जाए और जितने भी नाविक उसमें डूबे हैं, जितने लोग उसमें सवार थे, उस सभी को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। हालांकि गोताखोरों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि अभी तक जो लाशें मिली हैं उसके अलावा अन्य लोगों की जो तलाश जारी है वो कब तक पाए जा सकते हैं। वहीं हम अगर मौसम की बात कर लें तो आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में बदले और बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या अन्य जो भी जनपद है, हर जगह बूंदाबांदी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे राघवेंद्र। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी है। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज? देखिए, जिस तरीके से कल अगर बात करें, कल की सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, इसको हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो भव्य तरीके से हरियाणा सरकार भी बनाने जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा में कल सुबह 6 बजे फतेहाबाद में मौजूद रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वहां पर जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जो जयंती है एकता दिवस के रूप में बीजेपी बनाती है, तो ऐसे में इस उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 6 बजे एक पद यात्रा निकाली जाएगी और इसी तरीके का कार्यक्रम देखिए चंडीगढ़ में भी आयोजित किया गया है सुबह 6 बजे का। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वो मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा जिसको लेकर भव्य तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, तो उनकी देखिए 350वीं जो शहीदी दिवस है उसे पंजाब सरकार तो भव्य तरीके से बना ही रही है, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार और जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने भी फैसला लिया है कि इसे भव्य तरीके से बनाया जाए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को 350वीं शहीदी दिवस के मौके पर
हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कुरुक्षेत्र आएंगे, उसमें कई योजनाओं और परियोजनाओं का जो सौगात है हरियाणा की जनता को वो देकर जाएंगे। और ऐसे में देखिए, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो ये पंजाब के साथ सटा हुआ है और पंजाब में सवा एक साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इसका बीड़ा अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, उन्हें भी सौंपा गया है। और यही वजह है कि लगातार वो पंजाब के दौरे पर रहते हैं। और प्रधानमंत्री जब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर हरियाणा पहुंचेंगे, तो ऐसे में वो कई सौगात हरियाणा को तो देंगे ही, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पंजाब में भी देखने को मिलेगा। और पंजाब सरकार की तरफ से भी जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाएगी और उन्हें न्योता दिया जाएगा। 350वीं जो शहीदी दिवस वैसे तो देखिए 24 नवंबर को बनाया जाता है, लेकिन ये फैसला चाहे हरियाणा सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें, 1 महीने तक इस शहीदी दिवस को बनाने का फैसला लिया है। भव्य कार्यक्रम पंजाब सरकार तो आयोजित कर रही है, लेकिन साथ साथ हरियाणा सरकार भी आयोजित कर रही है। एक बड़ा तबका सिखों का हरियाणा में भी रहता है, लेकिन हरियाणा पंजाब के साथ सटा है और जितनी भी घोषणाएं यहाँ पर होती है, उन्हें अमली जामा जो पहनाया जाता है, उसका साफ तौर से असर पंजाब में देखने को मिलता है। और पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि श्री गुरु तेग बहादुर की जो शहीदी दिवस है उसे भव्य तरीके से 25 कल से शुरू हो जाएगा, जो 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान खास तौर से हरियाणा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा देखिए, क्योंकि तैयारियां जोरों पर हैं, विधानसभा 2027 में होने हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले तरन तारण विधानसभा उपचुनाव पंजाब में होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। और ऐसे में जिस तरीके से बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होना है, इसी के साथ पंजाब का जो तरन तारण विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए भी वोटिंग होगी, 14 को नतीजे आएंगे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, जो आप सुप्रीमो हैं, दिल्ली की सत्ता तो हाथ से चली गई है, लेकिन पंजाब की सत्ता हाथ से ना जाए, इसको लेकर जद्दोजहद उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। आज वो पटियाला दौरे पर रहेंगे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और माता काली का जो भव्य मंदिर है पटियाला में, वहाँ पर मंदिर परिसर को लेकर और मंदिर को लेकर वो कई जो घोषणाएं वो कर सकते हैं। इसी के साथ और पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि काफ़ी समय से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, 2022 विधानसभा चुनाव में करारी हार जिस तरीके से मिली थी उन्हें, लेकिन बीजेपी उन्होंने ज़रूर ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी में वो इतने सक्रिय नज़र नहीं आए। आज कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव के मद्देनज़र सक्रिय होते नज़र आएंगे। आज वो मोगा पहुँच चुके हैं इस वक्त, वहां पर वो पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद उसके बाद वो फरीदकोट जाएंगे, जहां पर एक जनसभा रखी गई है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर के जो पूर्व ओएसडी रहे हैं सनी बराड़, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, उन्हें पार्टी में शामिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए कैप्टन अमरिंदर, जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का वजूद अब कितना आगे तक जा पाता है। अजहर हमारे साथ जुड़े हैं। अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें आज की? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर अगर हम बात करें, सबसे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था 23 से कि उनके लिए जो है जो तरक्की के जो द्वार है वो खोल दिए जाएंगे। और उसके बाद में जो तारीख में पहली बार जो ट्रेन चली जम्मू और कटरा और श्रीनगर के बीच में, वंदे भारत ट्रेन भी चली उसके बाद में, लेकिन उसके बाद में कार्गो ट्रेन भी चलाई गई, जो कि एक ऐतिहासिक पल वो क्षण रहे हैं। और धीरे धीरे जो तरक्की के द्वार जो है वो खोले गए। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जम्मू कश्मीर यानी वैली को जो अब डायरेक्ट जो है बाकी स्टेट्स से जोड़ा जाएगा। और डायरेक्ट जो ट्रेनें हैं, चाहे जो इंडिया के किसी भी क्षेत्र से जो डायरेक्ट ट्रेन है वो अब श्रीनगर आने वाली है। और अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है इस पे काम शुरू किया जाएगा। इस पे प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में जो है एक और सौगात जो है जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली घाटी के लोगों के लिए यहाँ पे खड़ी है। तो दूसरी खबर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके के गुंड इलाके में कल शाम एक विस्फोटक हुआ। दरअसल ये बच्चे जो है ये क्रिकेट खेल रहे थे और इसी बीच एक धमाका खेल फट गया और इसके नतीजे में 5 जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जख्मी हो गए। हालांकि उसके बाद में तुरंत जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जेल के द्वारा पहुंचाया गया। तमाम डॉक्टरों ने उनकी जो हालत है अभी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन
सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पे पहुंचे और इस तमाम का जो विस्फोट हुआ है इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो वहां पे ये विस्फोटक हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है जिसके नतीजे में ये वहां पे जो बच्चे खेल रहे थे इनके बीच में ये फट गया है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार गौ तस्कर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना शिकंजा कसता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जम्मू के मालवल इलाके में यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की गई। के बुलेरो में सवार थे, जिसका नंबर जो था JK0CG1711 ऐसे नंबर बताया जा रहा था। तो सीधी पूछ के दौरान गुजर रही थे, पुलिस ने सबसे पहले उनको इशारा किया कि रुकने दीजिए, लेकिन जिसके बाद में वो रुकने मना कर दिया, हालांकि उसको रोक दिया गया। उसके बाद से जो ड्राइवर था वो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ भी जो वहां पे जो तस्कर करने वाले जो गाय थी उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस जांच के बाद से तो अब पक्का नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस विस्फोट के बाद में या इस ऑपरेशन के बाद में पुलिस ने पूरी तरीके से दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद में गाड़ी को भी अपने तहरीर में लिया है, इसको पूरी तरीके से कोशिश शुरू कर दी गई है। तो किस प्रकार की हो रही है और कौन कौन से इसमें मुलविस है और कहाँ से ये गाड़ी आ रही है और इसका देखना बाकी होगा। इसी तरीके से अगर हम एक और खबर है जो बड़े बात करें आपको तमाम स्तर से तैयारियां देखी जा रही है। हालांकि कल भी हमने देखा कि इस क्षेत्रों में जो है सफाई अभियान शुरू करने से पहले से ही, लेकिन कल का दिन बहुत अहम है, पर्टिकुलरली काशी में क्षेत्र में नाम से एक पद यात्रा निकाली जाएगी, चाहे नागपुर ये हर एक क्षेत्र से जो है जिसमें जो हिल स्टेशन में प्रशासनिक पुलिस ने जो नौजवान से अपील की है कि वो इसमें जो है शामिल हो जाए। कहीं न कहीं आशंका ये लगाई जा रही है सिविल सोसाइटी और तमाम तरह के तमाम वर्ग के लोग जो है वो इस पद यात्रा में जो है हिस्सा लेंगे। कहीं न कहीं बिल्कुल अजय, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उपेंद्र, क्या ठीक, क्या है आज की खास खबरें उत्तराखंड से? देखिए, अगर आज उत्तराखंड में अगर खास खबरों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश रजत जयंती के तौर पर जो है स्थापना दिवस अपना जो है वो मनाने जा रही है और 9 नवंबर को जिस तरीके से स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा, उससे पहले जो है रजत जयंती के इस मौके पर जो है कार्यक्रम जो है वो कई सारे जो है वो तय किए गए हैं। और जिस तरीके से इस रजत जयंती के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति जिस तरीके से 3 नवंबर और 4 नवंबर को जो है देहरादून में रहेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो विधानसभा में जिस तरीके से विशेष सत्र का आयोजन जो है वो रजत जयंती के मौके पर जो किया गया है और ये पहला मौका होगा या दूसरा मौका होगा जब बतौर देश के जो राष्ट्रपति हैं जब यहाँ पर जो है विशेष सत्र के मौके पर जो है उनका अभिभाषण जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि इससे पहले 2015 में जो जिस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा जो है विशेष सत्र के द्वारा जो है यहाँ पर अभिभाषण जो है वो किया गया था। और आज जो है ये दूसरा मौका होगा जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है विशेष सत्र के मौके पर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है अपना अभिभाषण जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और तमाम जो विधानसभा परिसर हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कल देर शाम जिस तरीके से जो है बैठक भी की थी और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इस रजत जयंती के मौके पर जिस तरीके से विधानसभा में जो सत्र चलेगा विशेष सत्र में, उसमें उत्तराखंड ने इन 25 सालों में क्या खोया क्या पाया और भविष्य में किस तरीके से जो है विकास हो सकता है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कितनी बड़ी चुनौतियाँ यहाँ पर हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पर जो है विशेष सत्र के मौके पर जो है चर्चा होनी है। और ये एक बड़ा मौका जो है इस बार देखने को मिल रहा है जब देश की राष्ट्रपति जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचेगी, उनका अभिभाषण होगा और उसके लिए भी चुनिंदा मीडिया कर्मियों को साथ ही साथ फोटोग्राफर्स तमाम सारी चीज़ों
को जो है वो वहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो वहाँ पर जो है वो कवरेज दे सकें। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये देखा गया है कि काफ़ी जो है तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है, क्योंकि इस बार जो है राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी जो है वो इस मौके पर जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि सूत्रों का यह मानना है कि पहले 11 नवंबर को जिस तरीके से कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का तय हो चुका था, लेकिन बिहार चुनाव के बाद फिर से अब ये तय हुआ है कि 9 नवंबर को ही प्रधानमंत्री जो है वो शिरकत जो है वो कार्यक्रम में कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो है देहरादून के FIR में बिल्कुल उपेंद्र, इस कार्यक्रम को बेहद अहम बनाने की पूरी कोशिश सरकार इसे करने में जुटी है। और हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ खास खबरें हैं आज की। देखिए, इस समय बिहार के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर चले गए हैं। आज कई रैलियां ऐसी हैं कि जो रैलियां होंगी उन रैलियों में दावे वादे होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीए अपना जो घोषणा पत्र है, जो चुनाव में जनता से जो वादे दावे किए जाएंगे, उसका आज जो है इनॉग्रेशन कर सकता है, उसको जारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दुनिया की एक बड़ी खबर की बात की जाए तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। और ये जो बैठक है, इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका का रुख है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके की हालात और परिस्थितियां बनाई हैं, उन परिस्थितियों में आज चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में क्या बात होती है, क्या वार्ता होती है, किस तरीके से ये देश आगे चलेगा, किस तरीके से दुनिया आगे चलेगी। क्योंकि तमाम जो देश हैं उनका एक दूसरे देश के साथ निर्यात और आयात का जो सिलसिला है, वो सिलसिला निश्चित तौर पे जारी रहना चाहिए, क्योंकि तभी सामंजस्य बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाई गई और जो परिस्थितियां हुई, लेकिन भारत सरकार ने कितना संयम बरता, और संयम बरतने के साथ साथ अमेरिका के साथ अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उन व्यापारिक रिश्तों को तोड़ा नहीं। लेकिन चीन के साथ जो मीटिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। और जो इसके जानकार हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि शायद हो सकता है कि पूरी दुनिया में एक नए कीर्तिमान की स्थापना हो। दोनों देशों के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे और बैठकर बात करें, और एक जो टैरिफ में मनमानी करने का जो तरीका है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगे। पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहेगी। उसके अलावा बिहार के चुनाव में राहुल गांधी, तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो भी अपने अपने दावेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनकी भी मीटिंग्स हैं। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 2 रैली बिहार में करेंगे। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में जो नेता बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक की इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने बजे घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन घोषणा पत्र जो होगा उसमें स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव को किस तरीके से एनडीए अपने पक्ष में ले आए, इस पर तमाम निगाहें होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की भी निगाह रहेंगी। और तमाम जो पूरी जो इस समय बिहार के जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में और जो प्रदेशों के चुनाव होंगे, उन पे बहुत इनकी पैनी निगाह है। जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जा रहे हैं। अगर बात करें तो इस समय धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी आज एक रैली बिहार में जो है होनी है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारण में, और उसके अलावा तमाम जो और जो लोकल जो वहाँ के नेता हैं, वो भी निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने प्रचार करते हुए दिखेंगे। लेकिन किस तरीके से चीज़ों को बहुत बेहतर बनाया जाए। लेकिन इस समय क्योंकि मैं नोएडा में मौजूद हूँ, नोएडा की बात भी की जरूरी है। नोएडा के 80 गाँव के जो किसान हैं, वो उन्होंने नोएडा प्राधिकरण का जो कार्यालय है, उस पर अपनी मांगों को लेकर का धरना प्रदर्शन किया। वो धरना शाम तक चला, लेकिन पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद उस धरने को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। आज 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। जो अधिकारी हैं और जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में बैठकर किस तरीके से वार्ता होती है, किस तरीके से ये जो धरना प्रदर्शन है, क्योंकि नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ दिख रहा है। तमाम जो यूपी इन्वेस्ट की जितनी भी योजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो गौतम बुद्ध नगर में है। उसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निरंतर तौर पे आगमन होता है। शायद ही कोई महीना ऐसा जाता हो जो उनकी इस मसले पर बात ना होती। और ये जो निगाह है, ये जो किसानों के जो आंदोलन, क्योंकि किसानों के अगर आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं विकास का जो रास्ता है वो रुकता है। और इसको लेकर सरकार की भी इस पर निगाह बनी हुई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मीटिंग संपन्न होगी। ये जो
घटनाएं हैं, ये जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को मुझे लगता है कि आज शायद देश घूमता हुआ दिखेगा। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास वापस आते हुए देखिए, गन्ना किसानों से आज सीएम योगी सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो बहुत अहम हो जाता है किसानों के लिए भी, क्योंकि अपने मुद्दे सीएम के सामने रखने का एक मौका उनको आज मिल जाएगा। बिल्कुल सुनिए, गन्ना किसान हो या अन्य फसलों का उत्पादन करने वाला किसान हो, किसानों की आय कैसे दोगुनी हो और किसान कैसे खुशहाल हो, क्योंकि कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और गन्ना किसान खास करके इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि पूरे देश में तीसरे नंबर पे गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में जिस तरह से 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की गई और जहां पे गन्ना किसानों के चेहरे पे खुशहाली के भाव देखने को मिले, उस कड़ी में आज 5KD पे आयोजित ये गन्ना किसानों से संवाद मुख्यमंत्री का, जहां पे हर गन्ना किसान अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी खुशियों को मुख्यमंत्री से साझा कर सकता है। और अगर अभी भी कोई समस्या है गन्ना किसानों की तो वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगी गन्ना किसानों के माध्यम से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अपनी खुशी का इजहार करने का भी मौका तो है ही है, साथ में अपनी अन्य जो समस्याएं हैं उनको भी सूबे के मुखिया से रूबरू कराने का भी एक अहम मौका गन्ना किसानों के पास है। तो ये बैठक बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज की बैठक है गन्ना किसानों के साथ, ये इसलिए भी अहम हो जाती है कि क्योंकि अब 2027 में चुनाव भी होने हैं। तमाम तरह के किसान आंदोलन के जो नेता हैं, किसान गुट के अलग अलग गुटों में जो बटे हुए हैं, उनके आंदोलन को अभिकुंद करने का काम योगी सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि गन्ना किसानों की खुश चेहरे पे जो खुशहाली के भाव हैं वो कल से ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गन्ना किसानों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, तो एक अहम बैठक ये मानी जाएगी। बिल्कुल राघवेंद्र, एक बड़ी सौगात तो उन्होंने किसानों को दी है, गन्ना किसानों को, लेकिन आज उनके साथ संवाद भी सीएम योगी करेंगे और किसानों को भी अपने मुद्दे उनके सामने रखने का आज मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ।